Welcome viewers, I am here again with my second video on the basic concepts of sentences। दोस्तों मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा आपको कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियोस अपडेट्स कर पाऊँ आपकी सुविधा के लिए। पिछला वीडियो हम लोगों ने सेंटेंस में सब्जेक्ट पर बनाया था जो कि काफ़ी पसंद किया गया था मेरे व्यूवर्स के द्वारा, उनके कमेंट्स से जो है मुझे पता चला। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसको हम वर्ब के रूप में जानते हैं। सब्जेक्ट को समझ लेने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम वर्ब को समझें, क्योंकि इसके बाद किसी सेंटेंस का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है वर्ब। सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन को कि आखिर ये वर्ब है क्या। ए वर्ड दैट रेफर्स टू एन एक्शन, एक शब्द जो किसी एक्शन को बताता है और स्टेट या फिर किसी दशा को बताता है। एक ऐसा वर्ड जिसकी मदद से हम किसी एक्शन को बताते हैं या फिर किसी स्टेट को बताते हैं, इसको हम लोग वर्ब मानते हैं। अब पहली बात ये कि ये एक्शन और स्टेट हैं क्या, जिनको हम वर्ब की मदद से दिखाते हैं। एक्शन का मतलब होता है ए वर्ड the thing that we do। एक्शन का मतलब होता है the thing that we do, यानी कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं वही एक्शन है। हम क्या करते हैं? ईट खाते हैं, स्लीप सोते हैं, रन दौड़ते हैं। खाना, सोना, दौड़ना, ये तमाम एक्शन हैं जिनको हम किसी वर्ब की मदद से रेफर करते हैं। ईट, स्लीप, रन अपने आप में ये तीनों एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी काम को तो दिखा ही रहे हैं, इसलिए इनको हम वर्ब मानते हैं। ये हो गया एक्शन। स्टेट क्या है? स्टेट होता है किसी दशा को बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं I am hungry, मैं भूखा हूँ। I am hungry, मैं भूखा हूँ। तो भूखा होना कोई काम तो नहीं है, भूखा होना एक दशा है। इस दशा को कौन बता रहा है? am। इस am की मदद से हम बता रहे हैं किसी स्टेट को, और इस eat, sleep, run की मदद से हम बता रहे हैं किसी न किसी एक्शन को। In brief, we can say a word that refers to an action or state, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी न किसी काम को दिखाता है या फिर किसी दशा को बताता है, उसको हम लोग वर्ब मानते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट। वर्ब को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट। दोस्तों ये है फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिसके रूप में हम टेंस के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि वैसे तमाम वर्ब्स जिनको हम टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, अर्थात जिनका रूप बदला जा सकता है, उनको कहा जाएगा फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए ईट, हमें पता है ईट का रूप बदलकर हम लिखते हैं ईट्स, इसी का रूप बदलकर लिखते हैं ईटिंग, इसी का रूप बदलकर लिखते हैं एट,
इसी का रूप बदल कर लिखते हैं ईटन। अर्थात ईट एक ऐसा वर्ब है जिसको हम अलग अलग रूप में बदल बदल कर लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा फाइनाइट। वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया। ईट में आईएनजी का इस्तेमाल करके हम कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। वहीं ईट के सेकंड फॉर्म एट का प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया जा सकता है। वहीं ईट का तीसरे रूप में प्रयोग करके हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। शॉर्ट में, इन ब्रीफ, यही माना जा सकता है कि जिस वर्ब को हम अलग अलग टेंस के अनुसार बदल बदल कर लिख सकते हैं, अर्थात जिस वर्ब के टेंस के अनुसार जिसमें परिवर्तन संभव है, उसे हम मानते हैं फाइनाइट वर्ब। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नॉन फाइनाइट को, तो इन पर टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। फाइनाइट वर्ब एक तरफ टेंस से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, वहीं नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस से प्रभावित नहीं होते। इन पर टेंस का कोई असर नहीं हो सकता। कहा जा सकता है फाइनाइट वर्ब्स may be affected with the different forms of tense, while non-finite verbs are not influenced with the help of tense. They are unaffected. इन पर tense का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको उदाहरण की मदद से बेहतरीन तौर पे समझा जा सकता है। पहले देखते हैं कि आखिर क्यों इसका रूप नहीं बदला जा सकता, क्यों इसका रूप बदला जा सकता है। हमने एक सेंटेंस लिखा, I teach in a college। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। यहाँ teach means I teach, मैं पढ़ाता हूँ in a college, कॉलेज में। दूसरा सेंटेंस I agree to go there, मैं सहमत हूँ वहाँ जाने को लेकर। I agree, मैं सहमत हूँ वहाँ जाने को लेकर, यानी मैं वहाँ जाने को लेकर सहमत। टीच यहाँ एक वर्ब है, एग्री यहाँ एक वर्ब। वर्ब का पहला रूप ये भी है, वर्ब का पहला रूप ये भी है, दोनों वर्ब का पहला रूप है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास दो वर्ब दिख रहा है, एक है एग्री, दूसरा है टू। एक है एग्री, एक है टू। एग्री में सहमत हो जाना, टू गो का मतलब जाना। अब हमें ये पता करना है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जा रहा है, तो हम एग्री को मानकर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं या फिर टू गो को मानकर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो टू गो, किसी भी वर्ब के पहले अगर टू का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव आता है नॉन फाइनाइट के अंदर। मैं पहले बता चुका हूं कि नॉन फाइनाइट पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जाहिर है कि जब टू गो का प्रयोग किया गया तो ये नॉन फाइनाइट है, तो इसको लेकर तो हम टेंस का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए एग्री के अनुसार ही हम ये मान सकते हैं कि टेंस का प्रयोग यहाँ पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया। और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं।
ही वर्क्स, वह काम करते हैं, टू अर्न, कमाने के लिए। ही वेंट, वह चला गया, देयर, वहाँ, टू प्ले, वह वहाँ खेलने चला गया। पहले इस सेंटेंस की बात करते हैं। ही वर्क्स, वह काम करता है। वर्क्स का मतलब होता है काम करना, एक क्रिया यहाँ है। टू अर्न का मतलब कमाना, दूसरी क्रिया यहाँ। एक काम है काम करना, दूसरा है कमाना। तो वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर जिस वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया, पता है हम लोगों को कि वर्ब के पहले जब टू का प्रयोग करते हैं तो ये बनता है इंफिनिटिव। और फिर से मैं कह रहा हूं कि इंफिनिटिव आता है किसके अंदर? नॉन फाइनाइट के अंदर। तो क्या नॉन फाइनाइट पर टेंस का कोई प्रभाव होता है? नहीं होता है। इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए अगर ये नॉन फाइनाइट है तो जाहिर सी बात है कि हम इसको देख के ये नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में। वहीं अगर इसकी बात करें तो वर्ब का जो प्रयोग किया है, वर्ब में एस या ईएस जोड़कर, इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया। फिर से ही वेंट देयर, वह गया वहां, टू प्ले, खेलने के लिए, वह वहां खेलने के लिए। एक काम है वेंट, गया, दूसरा काम है प्ले, खेलना। प्ले फिर से इंफिनिटिव में आता है क्योंकि इस प्ले के पहले टू का प्रयोग किया गया। ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव की मदद से हम टेंस का निर्धारण तो कर नहीं सकते। ये टेंस के बारे में तो ये बता नहीं सकता, तो इसको देख के तो हम नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का है। वहीं अगर देखें तो गो का जो सेकंड फॉर्म है वेंट, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इतना समझाने का सिर्फ ये है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है उसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है। वहीं नॉन फाइनाइट का जो प्रयोग आता है सेंटेंस में, इससे साबित नहीं हो सकता कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फाइनाइट वर्ब के बारे में कि फाइनाइट वर्ब आखिर है क्या और फिर इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया। दोस्तों हम पहले फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि नॉन फाइनाइट का क्या मतलब है। फाइनाइट वर्ब को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रिंसिपल वर्ब, इसी को हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, और तीसरा है लिंकिंग वर्ब। हम इनमें से एक एक को बारी बारी से देखेंगे कि आखिर इनको ये जो नाम दिया गया है क्यों दिया गया। सबसे पहली बात कि हमने ये कहा फाइनाइट वर्ब की मदद से टेंस को दिखाया जा सकता है। पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब कैसे टेंस को बताएगा, उसके बाद देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब कैसे टेंस को बताएगा, उसके बाद देखेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब जो है इसका क्या फंक्शन है। दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो कि लीडिंग रोल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं गो, लॉफ, ईट, ये वो वर्ब है जिनको प्रिंसिपल वर्ब माना जा सकता है। अर्थात ये वैसे वर्ब हैं जिनको हम टेंस में बदल बदल कर प्रयोग करते हैं। अगर देखें गो का गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए, लॉफ का लॉफिंग,
कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए ईट का ईटन परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ हम प्रिंसिपल वर्ब की मदद से टेंस के अलग अलग फॉर्म को दिखा सकते हैं, अलग अलग रूप को हम बता सकते हैं। वही बात हुई ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से कैसे टेंस बनाया जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनकी मदद से भी टेंस बनाया जा सकता है। इज, एम, आर के साथ जब हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनता है। वाज, वर के साथ जब हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं तो इसकी मदद से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाया जा सकता है। वहीं अगर हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जा सकता है। मतलब ये कि प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों की मदद से टेंस को बनाया जा सकता है। क्या? अब हम लोग बात करेंगे लिंकिंग वर्ब। दोस्तों, लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनको हम विस्तार से चर्चा करना होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़े देर में। पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब क्या है? पहले प्रिंसिपल वर्ब की बात होगी, फिर ऑक्सिलरी वर्ब की बात होगी, फिर लिंकिंग वर्ब की बात होगी। पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब की या मेन वर्ब की। देखते हैं क्या है। प्रिंसिपल वर्ब को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दोनों क्या हैं? इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे समझें? बिल्कुल आसान तरीका है, आसानी से हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वहीं इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। मुख्य अंतर दोनों में यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सेंटेंसेस को ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखते हैं। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं होती। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। He bought a car
I have written a letter. He laughs loudly. She wept bitterly. पहले इन चारों सेंटेंसेस में किस वर्ब का प्रयोग किया गया है उसको अंडरलाइन करते हैं, तब पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यहाँ इस्तेमाल किया गया बॉट, यहाँ written, laughs, wept, ये चारों यहाँ पर वर्ब का काम कर रहे हैं। दोस्तों हमें ये पता करना है कि इन चारों वर्ब्स में से ट्रांजिटिव कौन है, इंट्रांजिटिव कौन है। इसके बाद भी एक शब्द है ए कार, इसके बाद भी एक शब्द है ए लेटर, इसके बाद भी एक शब्द है लाउडली, और इस वेप्ट के बाद भी एक शब्द है बिटरली। आमतौर पर यही स्टूडेंट्स के मन में बैठा होता है कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसा है नहीं। बॉट, रिटन, लॉफ, वेप्ट, ये चारों वर्ब, इनके बाद हमने किसी न किसी वर्ड का प्रयोग तो किया ही है। अब ये नहीं माना जा सकता कि इन चारों वर्ब के बाद जो कुछ भी आया वो चारों के चारों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तभी समझ में आएगा जब हम ये पता कर पाएंगे कि जिस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। कैसे पता चलेगा, देखते हैं। He bought, उसने खरीदा। There will be a question, what? क्या खरीदा? यहाँ पर what से सवाल कर सकते हैं। जवाब क्या है, कार खरीदा। क्या के जवाब में कार आ रहा है, जाहिर है ये कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट। I have written, मैंने लिखा है। What? क्या लिखा? A letter, यहाँ भी a letter का प्रयोग what के जवाब में आया। He laughs, वह हंसता है। आप ये नहीं पूछ सकते वह क्या हंसता है, आप ये पूछ सकते हैं क्यों हंसता है, कैसे हंसता है, लेकिन क्या हंसता है ये नहीं पूछा सकते। वो लाउडली का जो प्रयोग हुआ वो वाट के जवाब में तो नहीं। He laughs, वह हंसता है। कोई मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि आप क्या हंसते हैं, आप क्यों हंसते हैं, कैसे हंसते हैं, ये पूछा जा सकता है, लेकिन क्या हंसते हैं ये नहीं पूछ सकता। She wept, वह रोई। bitterly, फुट फुट कर, वह फुट फुट कर रोई। आप कभी नहीं पूछ सकते किसी से वह क्या रोई, क्यों रोई, कैसे रोई, दिस में भी एक क्वेश्चन, लेकिन क्या रोई ये तो हम पूछ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि क्या के जवाब में आने वाला एक कार, क्या के जवाब में आने वाला ए लेटर, ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब में whatever word we use in reply to what is an object, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। दूसरी तरफ loudly और bitterly, इन दोनों का इस्तेमाल क्या के जवाब में तो नहीं हो रहा, तो क्या के जवाब में नहीं हो रहा तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट के पहले आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा ट्रांजिटिव। मतलब ये कि कार के पहले बॉट ट्रांजिटिव वर्ब, ए लेटर के पहले रिटन, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट, आमतौर पे जो मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ आपको वो ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और चूंकि यहाँ ये क्या के जवाब में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हुआ। कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो।
आई पोस्टेड, मैंने पोस्ट किया। आप जरूर पूछेंगे क्या पोस्ट किया, मैं कहूंगा चिट्ठी पोस्ट किया। आई पोस्टेड, मैंने पोस्ट किया। आप पूछेंगे क्या पोस्ट किया, तो सवाल यहाँ पर क्या से पूछा जा रहा है, तो जाहिर है यहाँ लेटर होगा क्या, ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट के पहले आने वाला वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट होता है। ही ब्रॉट, वह ले आए, ही ब्रॉट, वह लाए, क्या लाए, पानी लाए। आप यहां भी सवाल पूछ सकते हैं, ही ब्रॉट, वह लाए, क्या लाए, जवाब है वाटर। क्या से हम यहां भी सवाल कर रहे हैं, क्या से यहां भी सवाल कर रहे हैं, तो क्या के जवाब में आने वाला ये दोनों जो शब्द है वो है ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट है इसलिए इनके पहले आने वाला जो पोस्टेड और ब्रॉट है उसको हम लोग मानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यही हाल है ट्रांजिटिव वर्ब का। अब देखते हैं थोड़े से और एडवांस तरीके से कि क्या इतना जान लेना काफी है कि जो क्या के जवाब में आएगा वो ट्रांजिटिव होगा। कुछ और भी एडिशनल बातें हैं इसमें जिनका जानना जरूरी है, देखते हैं वो क्या है। He arrested, उसने गिरफ्तार किया। क्या आप पूछेंगे उसने क्या गिरफ्तार किया, आप ये पूछेंगे उसने किसको गिरफ्तार किया, किसको गिरफ्तार किया, यो, आपको गिरफ्तार किया। आई कॉट, मैंने पकड़ा। आप जरूर पूछेंगे किसको पकड़ा, जवाब है पैरट को पकड़ा। तो अभी तुरंत पहले मैंने कहा कि जो व्हाट के जवाब में आएगा उसको आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ व्हाट के जवाब में आने वाले को ही हम ऑब्जेक्ट कहें, बल्कि whom मीन्स किसको, किनको, ऐसे जो शब्द होते हैं इनके रिप्लाई में आने वाले शब्दों को भी हम लोग ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मतलब ये इन शॉर्ट में कहा जा सकता है कि ट्रांजिटिव वर्ब को अगर पहचानना है तो हमें ये देखना होगा या तो वो व्हाट के जवाब, व्हाट से उसके बारे में सवाल किया जाएगा या फिर whom से सवाल किया जाएगा। इन्हीं दोनों की मदद से हम ये समझ पाएंगे कि जिस वर्ब का प्रयोग किया गया वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। He killed, उसने मार डाला। He killed, उसने मार डाला। There will be a question, किसको मार डाला, जवाब है टाइगर को मार डाला। यहां सवाल पूछा गया किसको, इसका जवाब है टाइगर। किसको से सवाल पूछा गया, ऑब्जेक्ट हुआ। She invited, उसने आमंत्रित किया, me, मुझे, उसने आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया, मुझे आमंत्रित किया। तो इनवाइटेड के बाद आने वाला मी, इसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे।
ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है। थैंक यू वेरी मच।